हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। आज इस चैनल पर हम फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसका बहुत बेसिक सा पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, कितने लॉज हैं मोशन के, और मोशन क्या होता है, और न्यूटन ने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। जो बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स है या जो फिजिक्स का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है ना, वो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स ही है, जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन से। लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले तो मोशन क्या होता है। मोशन उसे कहते हैं कि अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है, इसका मतलब वो बॉडी मोशन में है। अगर कोई बॉडी है आपका, जैसे ए, ये टाइम के रिस्पेक्ट में किसी टाइम टी पर ये इस पॉइंट पे था, तो किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर वो इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, ए पर था पहले कोई बॉडी किसी टाइम टी के बाद वो बी पर आ गया, तो हम इसे ये कहेंगे कि इस बॉडी ने मूवमेंट किया, मोशन किया, तभी तो इसने अपना पोजीशन चेंज किया। तो इसका मतलब वो बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मोशन, अब देखिए लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं कि मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कुछ रूल्स फॉलो करेगा। वो रूल्स क्या हैं, उन्हीं को हम लॉज ऑफ मोशन के फॉर्म में पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। न्यूटन ने ये रूल्स दिए थे, इनका नाम है फर्स्ट, इन्होंने 3 रूल्स दिए थे। पहला है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड है F इज इक्वल्स टू एम ए। एक्चुअली में ये किसी कंडीशन पर आता है, ये F इज इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला। एक्चुअली में जो लॉ होता है वो ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। और थर्ड जो होता है आपका, वो उसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो एक एक लॉज को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि तीनों लॉज क्या क्या हैं और क्या चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो सबसे पहले तो ये वर्ड इनर्शिया का मतलब क्या है। इस लॉ को दिया था गैलीलियो गैलीली ने। इस इनर्शिया का मतलब ये होता है कि ये इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली में, और ये हर बॉडी में पाई जाती है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहेगा, अनटिल और अनलेस उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें। जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर ये टेबल है आपका, आपने इस टेबल पर एक बुक रखा है यहाँ पर, ठीक है, और ये रेस्ट में है, तो इसके रेस्ट में होने का मतलब क्या है, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में भी है तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट में होने का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा है, नहीं, फोर्स उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे लग रहे हैं। पहले तो mg लग रहा है, W इज इक्वल्स टू वेट, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है जो कि इस mg को बैलेंस कर रहा है। मतलब कोई ऐसा अपवर्ड फोर्स लग रहा है जो कि इस डाउनवर्ड फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये बुक जो है यहाँ पर रेस्ट पर है। अगर ये फोर्स, अपवर्ड फोर्स इसको बैलेंस नहीं करता तो ये बुक जो होती तुरंत नीचे गिर जाती, बट
जो आपका अपवर्ड फोर्स है वो इस mg को बैलेंस कर रहा है। कोई भी आपकी बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बट जो नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं, मतलब टोटल फोर्स ऐड करके जो निकाल दे रहे हैं, वो नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो ओवरऑल फोर्स हम कहते हैं कि नेट फोर्स जो हो रहा है, एफ नेट जो है वो 0 हो जा रहा है। जब एफ नेट आपका 0 हो जा रहा है तब कह रहे हैं कि इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो जब तक हम किसी भी बॉडी के ऊपर, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन पे है, उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे तब तक वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहिए, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए। ये कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इनर्शिया और इस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और is moving with a uniform velocity, then it will remain in its own position until or unless some external force is applied on that body. तब तक जब तक कोई some external unbalanced force is applied on that body, उस बॉडी के ऊपर जब तक हम कोई unbalanced force नहीं लगा देते हैं तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। ओके, ये है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ है आपका सेकेंड लॉ, F इज इक्वल्स टू एम ए जिसे हम कहते हैं। ये आता है एक्चुअली में, जो सेकेंड लॉ होता है वो ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स, तो उसके वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आता है। मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P से डिनोट करते हैं इसको, मास इनटू वेलोसिटी। मास और उस बॉडी का मास और वो बॉडी जितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है आपका लीनियर मोमेंटम। तो आपका सेकेंड लॉ ये कहता है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स हम उस बॉडी के ऊपर लगाएंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में उतना ज़्यादा उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है तो उसकी वजह से उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। अब देखिए ये P इज इक्वल्स टू एम वी अगर हम इसमें रख दें तो D अपॉन में डी टी M इंटू वी इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं लेट M इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। M क्या है? मास है बॉडी का। अगर हम मान लेते हैं जो मास जो है बॉडी का वो अगर कांस्टेंट है, अगर मास आपका कांस्टेंट होगा तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा, है ना। तो D अपॉन में डी टी M और V इज इक्वल्स टू F, डेट इम्प्लाइज डेट F इज इक्वल्स टू M, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको देता है A, एक्सेलरेशन, है ना। F इज इक्वल्स टू एम ए। ये है आपका F इज इक्वल्स टू एम ए सेकेंड लॉ। ये किस कंडीशन पर आया है? जब हमने माना है जो मास जो है बॉडी का वो कांस्टेंट है, लेकिन जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मास होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। उनके लिए जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के मास का। कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है उसका मास इस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पर एम नॉट जो है वो उस पार्टिकल का रेस्ट मास है, और v जो है वो वेलोसिटी है उस पार्टिकल की जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। अगर ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली c के बराबर हो गई, स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर ये वेलोसिटी हो गई तो उस पार्टिकल की, तो ये जो आपका वैल्यू है ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, और जो मास जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका जो मास होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए है। तो इस कंडीशन पे आपका ये फॉर्मूला, ये रूल ओबे नहीं होता है। ये रूल आपका सिर्फ
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर ओबे होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स के ऊपर ओबे होता है जिनका मास हम ओवरऑल कांस्टेंट मान सकते हैं। बट आप रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मास कांस्टेंट नहीं मान सकते, उनका मास जो है हमेशा वो स्पीड के, उनकी वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है, ये m विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से ये आता है आपका फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। तो अगर आप कभी भी डिफाइन करो सेकेंड लॉ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही डिफाइन करो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी एंड ड्यू टू दिस इफ मास इज कांस्टेंट, if mass is constant then F is equals to ma। तब हमारा ये फॉर्मूला आता है F is equals to ma, जब हमारा मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। अब देखो थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, इसका नाम है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब कुछ नेगेटिव में नहीं है कि एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन हो रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं है। एक्शन मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो, उसके अपोजिट में कोई और फोर्स लग रहा है, बस यही मतलब है कि अगर कोई किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया है तो वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है, और जितना फोर्स आप उस बॉडी के ऊपर लगा रहे हो मैग्नीट्यूड में सेम उतना ही फोर्स अपोजिट में वो बॉडी भी आपके ऊपर लगा रही है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो अलग है। मान लीजिए कोई बॉडी B जो है वो किसी A पर फोर्स लगा रही है, FAB, मतलब कोई बॉडी B A के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो वो बॉडी A भी B के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये बॉडी भी B के ऊपर फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जो अर्थ है, अगर मान लो अर्थ का सरफेस है और उस पर हमने एक छोटा सा स्टोन रख दिया, तो क्या स्टोन के ऊपर अर्थ का फोर्स लग रहा है? तो हाँ, स्टोन के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, अर्थ ने उस स्टोन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट क्या स्टोन भी उस अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है? तो हाँ, न्यूटन ने कहा था हाँ, वो स्टोन भी उस अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और जितना फोर्स अर्थ उस स्टोन के ऊपर लगा रहा है सेम उतना ही मैग्नीट्यूड में फोर्स लगा रहा है स्टोन भी अर्थ के ऊपर, बट उस स्टोन का जो लगाया हुआ फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू दी अर्थ, जितना फोर्स लगा रहा है उस स्टोन के ऊपर। ठीक है, प्लस आपका अर्थ जो है वो बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, और अगर स्टोन की बात करें तो स्टोन एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, तो वो स्टोन जो फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर वो बहुत ही कम लगा रहा है, बहुत कम, मतलब उसका मास बहुत कम है उस स्टोन का, और मास बहुत कम रहेगा। ये आपका अर्थ है, इसके ऊपर अगर स्टोन रख दिए हो आप, तो ये इसका जो मास है वो बहुत कम है, तो अपने मास के रिस्पेक्ट में बहुत कम फोर्स अर्थ के ऊपर लगाएगा। फोर्स तो लगा रहा है लेकिन बहुत कम फोर्स लगा रहा है, जिसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ये है आपका एक्शन रिएक्शन की, कोई बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो अपोजिट में रिएक्शन भी करेगा। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल रहेगा, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम रहेगा, बट डायरेक्शन उनका अपोजिट होगा। तो यह नेगेटिव साइन आपको यही दिखाता है कि डायरेक्शन जो है फोर्स का वो नेगेटिव है। तो एक्शन रिएक्शन का मतलब ये है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।